नमस्कार बच्चों, क्लास 9th के बच्चों के लिए हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो पिछले पार्ट 1 में पढ़ा। अब आज हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल जो है दो प्रकार के मैंने आपसे बोले थे, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, मतलब सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। तो आज मैं आपके सामने ये प्लांट सेल को बताऊंगा कि प्लांट सेल बच्चों होता कैसा है। ये एक आपके पास सेल बना रहा हूं मैं। ये बच्चों दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। इसकी आउटर वाली मेम्ब्रेन को बोलेंगे सेल वॉल, और अंदर वाली को बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की जहां तक बात है, सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग है नेचर की और परमिएबल है। दैट मीन्स इसमें मटेरियल इनसाइड और आउटसाइड आ जा सकता है। बट जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब इसको क्यों सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं? तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिलेक्टिवली इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट अलाउज एंड परमिट्स मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने वाले मटेरियल जो है वो सिलेक्ट होके जाता है, इसलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये लिविंग नेचर की है, वो नॉन लिविंग नेचर की है। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर, या जैसे हमने सेल को डिस्क्राइब करते समय एक कमरे का जिक्र किया था, तो कमरे के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, टेबल, कुर्सी, मेज, बेड। बेड सोने के काम आता है, कुर्सी बैठने के काम, किताब पढ़ने के काम। तो वो जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, उनको सेल ऑर्गेनलीज बोला जाता है। ठीक है, वो बहुत सारी ऑर्गेनलीज है, हर एक ऑर्गेनली का अपना अपना फंक्शन है और सारे मिलके सेल के फंक्शन को चलाते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट इसमें सबसे पहले एक फ्लूइड मटेरियल होता है इनसाइड द मेम्ब्रेन। उस फ्लूइड मटेरियल को बच्चों बोलते हैं, फ्लूइड मटेरियल जो है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इस फ्लूइड मटेरियल को है जो दो प्रकार का है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दोनों फ्लूइड जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, दोनों मिक्स होके प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है और अलग अलग ये दो हिस्सों में डिवाइड है, साइटो और न्यूक्लियो। अब सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है वो है आपकी न्यूक्लियस। इसका नाम है बच्चों न्यूक्लियस। अब एक एक करके हमने इनको एक्सप्लेन भी करना है। तो न्यूक्लियस जो है, मैंने इधर बात की थी प्रोटोप्लाज्म की। अब जो सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक का पोर्शन है, ये इसमें जो फ्लूइड पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म है और इनसाइड द न्यूक्लियस जो पाया जाता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले तो इसमें एक न्यूक्लियोलस है जो सेंट्री प्लेस में है, वो है बच्चों आपका न्यूक्लियोलस। अब इस न्यूक्लियोलस, ये जो सेल में इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ पोर्स हैं, इसमें कुछ पोर्स हैं जिनको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, जो मटेरियल को अंदर और बाहर ले जाने में मदद करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर फ्लूइड है, उस फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है और उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? इसके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है, इस मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेल की ऑर्गेनली है जिसको बॉस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉस ऑफ द सेल। देखो हमारे घर में जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो घर को चलाता है, उसको बॉस ऑफ द
फैमिली बोलेंगे या द हेड ऑफ द फैमिली बोलेंगे। सेम इज द केस विद ए सेल। सेल में जो न्यूक्लियस है ये कंट्रोलिंग यूनिट है, पूरे सेल की एक्टिविटी को अगर कोई कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बोस ऑफ द सेल। एंड इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किस किस चीज का बना है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म से भरा हुआ है, सेंटर में इसके न्यूक्लियोलस है और ये सेल डिवीजन में मदद करता है। जब भी सेल को डिवाइड होना है तब ये डिवीजन में मदद करता है, ये डिवाइड होता है, ठीक है। अब इसके बाहर जो और दूसरी ऑर्गेनली सेल के पास है, बहुत सारी ऑर्गेनलीज इसमें, तो आज हम केवल ऑर्गेनलीज का डिस्कस करेंगे और बाद में हमको एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसके बाद इसमें एक जो पोर्शन है दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल भी एक ऑर्गेनली है जो स्टोरेज का काम करती है। सेल सैप बोलते हैं इसके अंदर के फ्लूइड को, और जिस वॉल से ये घिरा हुआ है उसको टोनोप्लास्ट बोला जाता है, ठीक है बच्चों। उसको क्या बोला हमने, टोनोप्लास्ट। अब इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली जो है इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी बोला जाता है। तो गोल्गी बॉडी या बॉडी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है बच्चों, मैं आपके सामने इधर थोड़ा शेयर करूंगा कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। ये डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है बच्चों वो स्मूथ है, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन। आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी स्मूथ है और इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्रिस्टी बोलते हैं। जैसे आपने घर में पेज देखे हैं, पेज कैसा होता है, एक हेड होता है, एक बेस होती है, तो वैसे जैसे स्ट्रक्चर इसके ऊपर पाए जाते हैं इन क्रिस्टी के ऊपर, वैसे जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे मैं इधर बनाता हूँ, ये एक पेज लाइक स्ट्रक्चर है जो एक क्रिस्टी के ऊपर होगा। मान लो ये एक आपकी क्रिस्टी है और इसके ऊपर ये पेज जैसे स्ट्रक्चर जो है इनको ऑक्सीसोम्स बोला जाता है। और इसके अंदर अपना फ्लूइड है, इसके अंदर अपना फ्लूइड है, और उस फ्लूइड को जो है वो मैट्रिक्स बोला जाता है। इस फ्लूइड को बोलते हैं मैट्रिक्स। सबसे और इम्पोर्टेंट बात है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स है। तो आउटर वॉल और इनर वॉल से घिरा, इनर वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इन बिटवीन जो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है इसको प्री माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई? Because it supplies energy for the cell in the form of ATP। जो एनर्जी देता है वो in the form of ATP देता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, आपने आगे पढ़ना है, तो वो एक लंबा प्रोसेस है आगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होगी, कैसे ग्लाइकोलाइसिस होता है, कैसे क्रेब्स साइकिल होता है। तो वो मेन आपका जो अभी 9th के हिसाब से है वो है कि ये एनर्जी सप्लाई करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। न्यूक्लियस को मैंने बोस ऑफ द सेल बोला, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये आपके पास आ गया ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनली जो प्लांट सेल में पाई जाती है, उसको वो भी डबल वॉल्ड है, उसको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। या आप ऐसा कह सकते हो बच्चों, प्लास्टिड्स एक ऑर्गेनली पाई जाती है। वो जो प्लास्टिड है वो 3 प्रकार का है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। अब क्लोरो की वजह से ग्रीन पिगमेंट होता है, तो क्लोरोफिल जो होता है उसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन है। अदर देन ग्रीन जो डिफरेंट कलरेशंस है फ्लावर में, आप देखते हो फ्लावर्स, फ्रूट्स में डिफरेंट कलर्स हैं, ऑरेंज है, रेड है, तो वो सारे क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट की वजह से। और जिसका कोई कलर नहीं है या वाइट कलर है उसको ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे, जो स्टोरेज का काम करता है। पोटैटो वगैरह के अंदर अगर आप देखते हो तो उसमें ल्यूकोप्लास्ट भरा हुआ होता है। तो कहने का मतलब है ये ऑर्गेनली प्लास्टिड है, और ये एक ऐसी ऑर्गेनली है जो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर में अगर आपको थोड़ा सा शेयर करूं तो इसमें सेवरल डिस्क शेप स्ट्रक्चर है बच्चों। इन डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स को ग्रेना बोलते हैं। हर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर एक और बंच के साथ जुड़े हुए हैं, तो जिसके साथ ये बीच में से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हैं इनको फ्रेट्स या लैमेली बोलते हैं, इनको फ्रेट्स या लैमेली बोलते हैं। और डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स को ग्रेना या ग्रेनम बोलेंगे, ठीक है।
और इसके अंदर भी बच्चों अपना फ्लूइड है, जैसे मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना फ्लूइड है जिसको मैट्रिक्स बोला था, और इसके अंदर जो फ्लूइड है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोमा बोला। अब बात आती है कि उसमें भी डीएनए राइबोसोम्स अपना है, इसमें भी डीएनए राइबोसोम्स अपना है, वो एनर्जी सप्लाई का काम करता है, इसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल, बिकॉज इट प्रिपेयर्स फूड फॉर ए सेल। तो इसी के साथ छोटी छोटी कुछ ऑर्गेनलीज हैं, स्फेरिकल शेप ऑर्गेनलीज हैं जो प्रोटीन की, जिनको प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है। तो ये आपका साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ आपके पास बच्चों राइबोसोम्स है, स्फेरिकल से स्ट्रक्चर है, इनको राइबोसोम्स बोला जाता है। और इसके अलावा बच्चों इसमें एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, इसको हम ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बच्चों? ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है, ये दो प्रकार का है। ER आपके पास दो प्रकार का है, रफ और स्मूथ। अब रफ वो है बच्चों जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड है उसको रफ बोलेंगे, और जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं है उसको स्मूथ बोलेंगे। तो रही बात ये कुछ ऑर्गेनलीज जो हैं प्लांट सेल की, मैंने आपके साथ शेयर की। आपके पास न्यूक्लियस है जिसको बोस ऑफ द सेल बोला, माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला, क्लोरोप्लास्ट है किचन ऑफ द सेल, और उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद मैंने स्टोरेज का सबसे लार्जेस्ट जो है वैक्यूल वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। जहाँ तक एनिमल सेल की बात है उनमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो है 90% के करीब जो कवर होता है वो वैक्यूल से होता है। और उसके बाद गोल्गी अपरेटस है, गोल्गी बॉडी जिसको बोलते हैं। तो हर एक का अपना अपना फंक्शन है। सो दिस इज ऑल अबाउट ए प्लांट सेल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंस होंगे। जैसे प्लांट सेल में अगर सेल वॉल है तो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होगी। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। प्लांट्स एनिमल सेल में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम है और प्लांट सेल में वो नहीं है। वैक्यूल्स का साइज लार्जर साइज का प्लांट सेल में है और स्मॉलर साइज का एनिमल सेल है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी हम और इसकी ऑर्गेनलीज को जो है विस्तार में नेक्स्ट अपने जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे।